हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर्स अड्डा। लास्ट लेक्चर में आपने देखा ही है कि हमने नागरिकता के बारे में डिस्कशन किया और इससे हमने ये देखा कि नागरिकता को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं और कैसे हमारी जो नागरिकता है वो समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे फैक्ट रहे उसमें। अब जो हमारा अगला फैक्ट है या अगला भाग है वो क्या है? भाग 3। ठीक है, तो भाग 3 किससे रिलेटेड है? हमारे फंडामेंटल राइट्स से। फंडामेंटल राइट्स आपको पता ही होगा, है ना, जो हमें एक तरह का जन्म से ही मिल जाता है। यानी अगर किसी व्यक्ति का जन्म हो रहा है तो वो जैसे ही उसका जन्म हुआ वैसे ही उसे मौलिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अगर व्यक्ति इतने वर्ष का हो जाएगा तभी उसे मौलिक अधिकार मिलेगा। यूँ कहें कि मौलिक अधिकार हमारा एक जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, तो ये भी कहना गलत नहीं होगा। अब जानते हैं जो मौलिक अधिकार है वो किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद तक वर्णित है। यह कई बार पूछा गया है। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए या आपने भी अगर एनालाइज किया होगा प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में, तो जो संविधान से बहुत सारे प्रश्न आते हैं उसमें से सबसे फेवरेट टॉपिक अगर पूछ लिया जाए एग्जामिनर का वो है फंडामेंटल राइट्स। क्योंकि 12 से 35 तक वो कई बार ऐसे प्रश्न घुमा के पूछता है जो हमने पढ़ा तो रहता है लेकिन हम उसको अच्छे से टिक करके नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पे अपने कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर किए होते, हम बस डायरेक्टली रट लेते हैं, बस हो गया। तो रटना नहीं है, अगर हम उसे अपने दैनिक जीवन से कोरिलेट कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाता है। अब दूसरी बात ये भी आ जाती है कि जो मौलिक अधिकार है ना, तो मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा गया है, एक तरह के हमारे संविधान का मैग्ना कार्टा। तो पहली चीज़ तो ये है कि मैग्ना कार्टा जो टर्म है, ये जो रेफरेंस दिया गया है, ये आप मुझे बताओ किस कंट्री से ये लिया गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये क्यों कहा गया, ये मैं आपको बताती हूँ कि जो मैग्ना कार्टा कहने का औचित्य यह था क्योंकि जो हमारा मौलिक अधिकार है वो हमारी जो सुरक्षा है, यानी एक जो संविधान के द्वारा एक गारंटी प्रदान करता है, एक सुरक्षा प्रदान करता है ना, एक मानव समाज में, एक मानव व्यक्ति में, कि उसके जो मौलिक अधिकार हैं वो क्या है? एक तरह की सुरक्षा है, मतलब एक तरह का उसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, दूसरा ये भी करता है कि जो भी 12 से 35 तक आप देखते हो वो कहीं ना कहीं एक मनुष्य के, एक व्यक्ति के सर्वांगीण जो विकास होते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा शब्द दिया गया है। तो जैसे मैंने कहा कि जो मैग्ना कार्टा जो रेफरेंस दिया गया है ये किस कंट्री से उठाया गया है वर्ड, ये आप मुझे बताओगे। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा सर्च करोगे तो आपके भी जो ऐसे थोड़े बहुत फैक्ट होंगे और भी अच्छे से इसमें क्लियर हो जाएंगे। अब हम ये भी देखेंगे कि साथ साथ में इससे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा यहाँ पे कि मूल अधिकार, ठीक है, तो संविधान जब बन रहा था, है ना, तो यहाँ पे सभी भाग में सभी को कुछ ना कुछ एक टाइटल रखा गया होगा। तो उस टाइम पे जब टाइटल भी डिसाइड किया जा रहा था तो यह भी प्रश्न हमसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के भाग 3 को मूल अधिकार ही क्यों कहा गया या मौलिक अधिकार ही क्यों कहा गया, कुछ और क्यों नहीं कहा गया। तो ये प्रश्न भी पूछा जाएगा। तो इस प्रश्न का वही उत्तर है जो मैंने अभी बताया कि ये व्यक्ति को एक तरह की गारंटी प्रदान करता है, दूसरा उसकी सुरक्षा के लिए, दूसरा जो उस व्यक्ति में जो एक डेवलपमेंट होगा, पूरा एक जो सर्वांगीण विकास होगा उसमें बहुत ही ज़्यादा मददगार होते हैं। आर्टिकल 12 से लेकर के जो आप 35 तक देखते हो। ठीक है, इसलिए इसे मूल अधिकार कहा गया। आई होप ये क्लियर होगा। अब जान लेते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड था वो कैसा था। यानी कि जब संविधान बन रहा था तब हमारे पास जो मौलिक अधिकार रखे गए थे वो 7 मौलिक अधिकार रखे गए थे। ठीक है, उसका कुछ ऐसा प्रारूप रहा। 7 मौलिक अधिकार में जो आप वर्तमान में देखते हो वहाँ पे आप 6 देखते हो, लेकिन पहले कितने थे? 7।
और वो जो सातवां माना जाता था उसको बोला गया था संपत्ति का अधिकार। क्लियर? संपत्ति का अधिकार को लेकर के आने वाले समय में ऐसा हो गया कि हम सभी को समान संपत्ति का तो नहीं कर सकते ना, एक तरह का ये क्या हो गया, कहीं ना कहीं सभी संपत्ति के रूप में एक्स्ट्रा करने लगेंगे, है ना। दूसरी चीज ये हो जाएगी कि संपत्ति को लेकर के भी दिक्कतें आएंगी, है ना। और हमारे यहाँ ऑलरेडी जो हम एक मिश्रित अर्थव्यवस्था को फॉलो करते हैं तो वहाँ पे जो संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। क्लियर? इसीलिए आने वाले समय में क्या हुआ, संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। तो अब इससे प्रश्न क्या बन सकता है, प्रश्न यह बन सकता है कि वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है उसकी क्या स्थिति है, तो हम इसमें कैसे आंसर करेंगे। तो इसका आंसर यही होगा कि जो संपत्ति का अधिकार है उसे हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। इसे मूल अधिकार से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया और इसे संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया, जो एक तरह का कानूनी अधिकार माना गया। क्लियर? तो इस प्रकार से वर्तमान में हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। अब जानते हैं कि मूल अधिकार तो हमने देख लिया, अब इसकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। इसमें जितनी भी विशेषताएं हैं उन सभी विशेषताओं से हजारों बार प्रश्न आ चुका है और आने वाले समय में आएंगे भी, इसकी पूरी गारंटी रहती है, क्योंकि वो ऐसे ही प्रश्न होते हैं जो सीधा घुमा के पूछे जाते हैं। तो क्या है इसकी विशेषताएं, जानते हैं। देख, जैसे कि पहला विशेषता क्या लिखा हुआ है कि कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। ठीक है, यानी कि वो विदेशियों को नहीं प्राप्त होगा। तो प्रश्न कैसे पूछ सकता है कि ऐसे कौन से मूल अधिकार हैं, ऐसे कौन से अनुच्छेद में वर्णित है वो जो सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक को ही प्राप्त होगा, अदर को नहीं प्राप्त होगा, यानी कि जो विदेशी अगर यहाँ आ रहे हैं उनको नहीं मिलेगा। वो है अनुच्छेद 15 और 16, जो कि समता के अधिकार 14 से 18 के मध्य में आते हैं, सिर्फ 2 अनुच्छेद 15 और 16। लेकिन इसमें भी राज्य युक्त प्रतिबंध लगा सकती है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग, है ना। ऐसा नहीं है, जहाँ तक कि संविधान की जो मूल भावना है उसको ठेस ना पहुँचे, उसके अंदर ही युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। तो यहाँ भी प्रश्न पूछा जा सकता है जो हमें क्लियर रहना पड़ता है। दूसरा ये है इसी को समझने के लिए कि ऐसा क्यों करती है सरकार, तो ऐसा इसलिए ताकि जो व्यक्तिगत अधिकार हैं और जो समाज है दोनों के मध्य में एक संतुलन बना रहे, दोनों अच्छे से अपना क्रियाकलाप करते रहें, ताकि जो एक समानता है, जो एक जो समता है, उसकी प्रक्रिया बनी रहे। ठीक है। दूसरी विशेषता क्या है, दूसरी विशेषता यह है कि राज्य के मनमाने रवैये के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त संरक्षण है, ये न्यायोचित है, अर्थात इनका उल्लंघन होने पर व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकता है। पहली चीज तो ये है कि ये जो मूल अधिकार है वो एक व्यक्ति की एक तरह का ऐसा मतलब संरक्षण है, या एक तरह का एक्स्ट्रा पावर है अगर हम बोल दें नागरिकों के पास, जो कि राज्य उसके ऊपर मनमानी नहीं कर सकता। यहाँ पे तात्पर्य मनमानी से ऐसा है कि अगर आप आने वाले समय में जब आगे हम देखेंगे नीति निर्देशक तत्व, तो वहाँ पे आपसे कई बार पूछा जाता है नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार, जो कि दोनों के बीच में बहुत ही बड़ा अंतर है। और उसमें सबसे बड़ा अंतर यही है कि राज्य के विरुद्ध ये खड़ा करवाता है मौलिक अधिकार, लेकिन वहाँ पे नीति निर्देशक तत्व में ऐसा नहीं है। तो यही बहुत बड़ा एक अंतर है। और यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ें। और सुप्रीम कोर्ट मैंने पहले वाले लेक्चर में भी बताया है कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, हमारे भारतीय संविधान का एक संरक्षक है, जो कि एक सुरक्षा कवच बना के रखता है। तीसरी जो विशेषता है तो वो ये साबित करती है कि हाँ, संविधान के जो मूल अधिकार हैं उसमें कुछ ऐसी नकारात्मक विशेषताएं भी हैं और कुछ सकारात्मक विशेषताएं भी हैं। नकारात्मक विशेषताओं में किसको रखा गया है, अनुच्छेद 14 को, आप देखते हो स्टार्टिंग वाला ही। ठीक है,
वहीं पे जहाँ पे सकारात्मक की बात की जाती है तो आर्टिकल 29 और 30, जिसमें आप देखते हो सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार। तो इस तरह से सकारात्मक इसलिए बोला गया कि सभी के लिए समान है, और नकारात्मक वहाँ पे ये बोला गया कि हाँ, हम धर्म, लिंग, जाति के आधार पर जो भेदभाव करते हैं वो नहीं करना है। लेकिन एक तरह का इसको ऐसा बोला गया कि हम इसको आने वाले समय में पॉजिटिव लेवल पे लेके जाएं, है ना, ताकि जो हमारे यहाँ जो एक वर्ग बना दिया गया है उच्च और निम्न ऐसा कुछ, उसका जो हम बैलेंस कर पाएं और लोगों के मन में एक जो समानता की भावना है वो हम बढ़ाएं, है ना, ताकि हमारे यहाँ जो ये भेदभाव है वो देखा न जाए। चौथा सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा कि मूल अधिकार स्थायी नहीं है। ये नहीं है कि मूल अधिकार हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है वो फिक्स हो गया, बिल्कुल नहीं। मूल अधिकार में भी संशोधन होता है संसद के द्वारा, ठीक है। जैसे कि अगर आपको पता होगा कि 2017 में के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस, देखा होगा आपने, यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें आपने देखा होगा 2017 में के.एस. पुट्टास्वामी, उसमें क्या था, उन्होंने बताया था राइट टू प्राइवेसी, यानी जो निजता का अधिकार है आर्टिकल 21 में ऐड किया गया। क्लियर। तो जो आर्टिकल 21 है अगर उसको अलग से हम देखते हैं तो जितने हमारे 12 से 35 तक मूल अधिकार नहीं है उसमें अकेले उतना ही है, ठीक है। तो निजता के अधिकार को भी उसमें डाल दिया गया है, जो कि बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि आज आप डेटा वगैरह आप शेयर करते हो, कोई भी ऐप डाउनलोड करते हो तो डायरेक्टली आपसे मीडिया, वीडियो, ऑडियो सबके लिए अलाउ मांगता है, क्लियर, और आप बहुत ही ईजिली उसको अलाउ कर देते हो। इससे क्या होता है, वो ऐप आपके फ़ोन पे इजीली एक्सेस कर सकता है और आपका जो भी डाटा है उसे अच्छे से चुरा सकता है। तो सबको लगेगा हाँ डाटा ही तो है, क्या है, नहीं, डाटा ही आज सबसे बड़ी करेंसी है। और इससे आप अगर अपना आधार कार्ड, अपना अकाउंट, अपना फ़ोन पे जो भी यूज़ कर रहे हो उसको क्या कर सकते हो, उसी से आप हर चीज़ चला रहे हो। वही आपका अकाउंट आधार में भी डाला है, वही आपके बैंक से भी कनेक्ट है। तो इस तरह से जो प्राइवेसी वर्ड रखा गया बहुत ही आवश्यक था इसे लाना। और एक डाटा को हम कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे हम बचा सकते हैं, सभी के बीच हम नहीं रख सकते, इसके लिए ये बताता है हमारा राइट टू प्राइवेसी। तो वही चीज़ है कि स्थायी नहीं है। अगर स्थायी होता तो इस तरह से संशोधन करके या फिर आने वाले समय में संसद मूल अधिकार ना तो बढ़ा सकती ना तो घटा सकती। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या मूल अधिकार स्थायी है या अस्थायी। तो बिल्कुल क्या है, हमारे अस्थायी, मतलब स्थायी नहीं है, फिक्स नहीं है, बढ़ा घटा सकता है संसद, लेकिन संविधान के मूल भावना को, मतलब एक तरह से संविधान की जो मूल भावना है उसको ठेस ना पहुंचा करके, जो कि हमारी सुप्रीम कोर्ट तय करती है, ठीक है, जो कि उसकी संरक्षक है। दूसरा ये, यानी कि जो पांचवा है कि जो अगर मान लीजिए देश में राष्ट्रीय आपात लग गया, ठीक है, यानी अनुच्छेद 352 के तहत अगर राष्ट्रीय आपात लग गया तो जो भी हमारे मूल अधिकार हैं वो सभी क्या हो जाएंगे, निलंबित हो जाएंगे। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21, जैसे कि मैंने कहा, जिसमें आप राइट टू लाइफ का प्रोसीजर पढ़ते हो, है ना, वो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता राष्ट्रीय आपात के समय पर भी, अनुच्छेद 20 और 21। लेकिन अगर मान लीजिए राष्ट्रीय आपात के तहत अगर राष्ट्रीय आपात युद्ध या आक्रमण के द्वारा लगाया गया हो मतलब भारत में, है ना, बाहरी युद्ध आक्रमण के आधार पर, तब जो हमारा आर्टिकल 19 है, यानी जिसमें मीडिया या प्रेस की स्वतंत्रता मिलती है बोलने को, वो भी स्थगित किया जा सकता है, जबकि समान स्तर पे इसे नहीं हटाया जा सकता। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि आर्टिकल 19 जो मीडिया की स्वतंत्रता है बोलने पे, वो क्या निरस्त की जा सकती है या नहीं। तो हाँ, स्थगित की जा सकती है। कब? अगर भारत में बाहरी तरह से युद्ध और आक्रमण किया जा रहा हो। क्लियर। अब यहाँ पे प्रश्न आप देख सकते हो कि क्या राज्य अपनी इच्छा से मूल अधिकारों पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगा सकती है? तो इसका उत्तर क्या होगा? नहीं लगा सकती। सिर्फ तार्किक आधारों पर प्रतिबंध लगा सकती है, और वो भी आधार कौन डिसाइड करेगा? हमारा सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, जो कि हमारे संविधान का क्या है? संरक्षक है।
अब देखते हो जो हमारे मूल अधिकार हैं ज़्यादातर स्वयं ही परिवर्तित होते हैं या फिर उसमें क्या होता है कानूनों के द्वारा, जैसे कि संसद करती है। क्लियर। और ये संसद के तहत ये पावर मिलता है, तो अनुच्छेद 35 के तहत संसद को मूल अधिकारों में जो भी संशोधन करना है या उसको बनाने में जो भी मदद मिलती है या अधिकार प्राप्त है वो है अनुच्छेद 35। तो अनुच्छेद 35 के तहत ही संसद को क्या मिलता है, अधिकार मिलता है। अब आप ये देखते हो जो वर्तमान समय में हमारे मौलिक अधिकार हैं 14 से लेकर के 32 तक, है ना, ये टोटल के टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं जिसे हम आने वाले लेक्चर में एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्लियर। सो आई होप आपको इतने फैक्ट क्लियर होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।